Okay, students, this is lecture number 2, and the today's topic is formulation of LPP. राइट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो आपको अपने आप करना था। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सॉल्व हो गया था वो लोग चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन ये था, आपके सामने दिया हुआ है। एक कैलकुलेटर कंपनी प्रोड्यूसेस ए हैंड हेल्ड कैलकुलेटर एंड ए साइंटिफिक कैलकुलेटर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन indicates an expected demand of at least 150 scientific and 100 handheld calculator each day because limitation on production capacity no more than 250 scientific and 200 handhold calculators can be made daily। तो ये इनकी लिमिटेशन दी हुई है आपकी प्रोडक्शन की। एक मिनट, ओके सॉरी बेटा, कुछ इश्यूज था। तो इसके बाद कह रहा है टू सेटिस्फाई ए शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट ए मिनिमम 250 कैलकुलेटर्स मस्ट बी shipped each day। Each scientific calculator sold results in a 20 rupees loss, but each handheld calculators produces 50 rupees profit। यानी कि जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपको 20 रुपीज़ का लॉस दे रहा है, वहीं जो आपका हैंड होल्ड हेल्ड कैलकुलेटर है वो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। Then how many of each should be manufactured daily to maximize the net profit? अब जैसे आपको यहाँ पे लास्ट लाइन जो पढ़ी है आपने, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितनी यूनिट्स उसको बनानी है टू मैक्सिमाइज द नेट प्रॉफिट। यानी क्वेश्चन पढ़ के आपको सीधे से समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का मैंने आपको बताया है, जब भी प्रॉफिट हमारा टर्म क्वेश्चन में आएगा तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो बनेगा मैक्सिमाइज टाइप का। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन जो हमें सेट हो गया कि क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट का है, यानी कि जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा हमारा मैक्सिमाइज टाइप का। तो अब जो हमारा स्टेप फर्स्ट होता है फॉर्मेशन का वो ये होता है टू डिटरमाइन द डिसीजन वेरिएबल्स। यानी कि आप डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं और कितने हैं। तो देखो इसमें सीधी सी बात है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि आपके पास दो कैटेगरी हैं, एक साइंटिफिक और दूसरी है हैंड हेल्ड कैलकुलेटर। यानी कि दो कैटेगरी हैं, तो यानी कि आपको दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो आपके पास चॉइस है, चाहे आप x1 x2 मान लो, xy मान लो, p q मान लो, जो भी हो। अलग अलग बुक्स में अलग नोटेशंस हैं, बट पर्पज यही है कि हमारे पास दो डिसीजन वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 बनता है वो ये बनता है, हम लोग मान लेंगे कि लेट x इज द नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोड्यूस्ड एंड y इज द नंबर ऑफ हैंड हेल्ड कैलकुलेटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था हमारा, टू डिटरमाइन द डिसीजन वेरिएबल्स, वो हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारा स्टेप 2 है वो होता है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या कहता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको हम लोग बेचते हैं तो हमें 20 रुपीज़ का लॉस होता है। ठीक है, और अगर वही जो हमारा हैंड हेल्ड कैलकुलेटर है उसको हम लोग बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है 50 रुपीज़ का। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा लॉस होगा उसको हम लोग माइनस शो करेंगे और जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम लोग 50 से को प्लस से शो करेंगे। अब लोगों ने क्या मान रखा है, हम लोगों ने मान रखा है कि जो 20 यूनिट्स, सॉरी जो x यूनिट्स हैं वो हमारी साइंटिफिक कैलकुलेटर की हैं और जो y है वो है हमारी हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स की। तो जब मुझे साइंटिफिक पे लॉस हो रहा है 20 का एक यूनिट पे, तो जो x यूनिट्स पे कितना लॉस होगा, 20x। सिमिलरली अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है आपका 50 रुपीज़ का एक हैंड हेल्ड पे, तो जो मेरी y यूनिट्स हैं इस पर टोटल कितना प्रॉफिट होगा, 50y। तो इसी को मैं समेशन फॉर्म में लिख दूंगा इस तरह से। देखो ये रहा आपका, ये जो बनेगा आपका फंक्शन ये बन जाएगा यहाँ पर, दिस इज द z इज इक्वल टू -20x प्लस 50y। तो 20x क्या हो गया कि टोटल लॉस हो गया ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, और जो 50y हो गया कि टोटल प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो जो लॉस है उसको मैंने माइनस से शो किया है और जो प्रॉफिट हुआ है उसको मैंने प्लस से शो किया है। ये टोटल हमारा जो नेट है ये हो गया हमारा टोटल नेट प्रॉफिट। अब जो हमारा एम है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो द नेट प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज। देखिए यहाँ पे पढ़िए, मैन्युफैक्चर डेली मैक्सिमाइज द नेट प्रॉफिट। यानी कि जो हमारा एम है वो ये है कि मैं नेट प्रॉफिट को
मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए जो हमारा ये जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ z माइनस 20x प्लस 50y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसकी बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट को क्या बोल रहा है, कंस्ट्रेंट हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस indicates an expected demand of at least 150 scientific calculator and 100 hand held calculator। अब देखो जहां पे वर्ड आपको दिख रहा है एटलीस्ट, लीस्ट, तो वहां पे इसका सीरियस समझ आपको आना चाहिए कि एटलीस्ट यानी कि 150 से कम नहीं हो सकती हैं, ज्यादा ही होंगे। बात समझ में आ रही है, जहां पे लिखा हुआ है ये एटलीस्ट, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपको कम से कम 150 यूनिट तो इसकी प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी और 100 करनी पड़ेंगी आपको हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स की। राइट, तो जो हमारा कंस्ट्रेंट बनेगा पहला ये बन जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 150 एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो ये हो गया हमारा ये वाला कंस्ट्रेंट। क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी नो मोर देन 250 साइंटिफिक एंड 200 हैंड होल्ड कैलकुलेटर्स कैन बी मेड डेली। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि हमारी जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं वो मैक्सिमम बन सकते हैं 250, बट जो हैंड होल्ड हैं वो बनेंगे 200। तो हमारी एक कंस्टेंट हो गई, इसको हम लोग सोच तरह से करेंगे कि जो x है उसकी जो कंडीशन है वो हो सकती है मैक्सिमम 250 और जो y है वो हो सकती है हमारी 200 मैक्सिमम, यानी इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इन्हें एक तरह से आपको एक रेंज मिल गई है x की, देखो 150 टू 250, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 150 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 250 है। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी y है यानी कि जो हैंड हेल्ड कैलकुलेटर है उनकी आपको रेंज मिल गई है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 100 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 200 है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 200 से और 100 से कम नहीं होना चाहिए। राइट, उसके बाद एक जो लास्ट में कह रहा है कंडीशन, पढ़िए आप क्या कह रहा है, टू सेटिस्फाई द शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट ए मिनिमम 250 कैलकुलेटर्स मस्ट बी शिप्ड ईच डे, यानी कि पर डे जो दोनों का समेशन है वो 250 होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड मिनिमम, मिनिमम एटलीस्ट जहां भी आपको दिख जाता है इसका मतलब ये होता है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो सीधी सी बात है, यानी कि x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, चाहे इसको आप इक्वल कर दो या ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, एक ही बात है। तो बन जाएगा हमारे यहाँ पे x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, यानी 250 से कम नहीं होना चाहिए, इससे हमारी वैल्यू ऊपर ही जाएगी। ठीक है भाई, तो ये देखो हमारे 1 2 3 4 5 हमारे टोटल 5 कंस्ट्रेंट बन चुके हैं। अब देखो इसमें हमारा कोई भी एक जो क्वेश्चन थ्योरी में दिया हुआ था कोई पार्ट छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, उन्हें हर पॉइंट कवर कर लिए। जैसे हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि जो भी हमारी कंडीशंस हैं वो हमारी कवर हो जाती हैं, उसके बाद हमें एक लास्ट में लाइन लिखनी होती है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि बोथ आर नॉन जीरो। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो कभी निगेटिव नहीं करते हैं। आप जो भी प्रोडक्शन करोगे ये तो हमेशा करोगे जैसे पॉजिटिव होगा या फिर वो नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने निगेटिव वाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए। इसलिए जो भी आपने रिलेशनल वेरिएबल्स एज्यूम किए हैं x और y या x1 x2, they all are always positive, they all are non-zero। तो ये आपको यहाँ पर अपने आप लिखनी होती है। अब जो भी मैंने कंस्ट्रेंट बनाए हैं, जो भी फंक्शन बनाया है, उनको हम लोग एक कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एलपी। ये देखिए, ये बन गया आपका एक एलपीपी का स्ट्रक्चर। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है जो आपका फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू माइनस 20x प्लस 50y, ये फंक्शन हो गया आपका, और ये सारे आपके हो गए कंस्ट्रेंट। ठीक है, उसके बाद जो ये लास्ट में लिखा हुआ है ये हो गया आपका नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हम लोग जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऑप्टिमाइजेशन को, तो वो हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। पहले हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वी कैन सॉल्व इट ग्राफिकली एंड सेकंड वन इज मैथमेटिकली, जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया था बताओ कितने लोगों का क्वेश्चन सही है बच्चों का? कितने बच्चों ने ट्राई किया था वो लोग चैट बॉक्स में यस लिख दो, हाँ मेरा ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग का आंसर मैच हो गया।
और अगर उसमें कोई डाउट हो तो कहीं कुछ पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं उसको क्वेश्चन को भी रिपीट कर दूंगा, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए। आगे बढ़ें। यस सर। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है a company produces two products, one and two. The raw material requirement, space needed for storage, production rates and selling price for these products are given in the table. यानी कि हमारे पास एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट वन एंड टू। अब जो उनकी कंडीशन है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो हमारे दिए हुए हैं इस टेबल में। देखते हैं क्या देते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू। अब देखो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन हमारी है स्टोरेज स्पेस की। इसमें क्या बोल रहा है, जो प्रोडक्ट वन है उसको स्टोरेज चाहिए होता है 4 फुट स्क्वायर, यानी कि एक यूनिट जो है हमारी 4 स्क्वायर फीट स्पेस लेती है। सिमिलरली जो हमारा प्रोडक्ट टू है उसकी एक यूनिट लेती है 5 फुट स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर फीट ये बोल सकते हो आप। अब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट वन है उसमें लगता है 5 पाउंड पर यूनिट। सिमिलरली जो हमारा प्रोडक्ट टू है उसमें लगता है 3 पाउंड पर यूनिट। थर्ड कंसेप्ट हमारा है प्रोडक्शन रेट। इधर की यूनिट हमारी पर आवर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन रेट है प्रोडक्ट वन का वो है 60 यूनिट्स पर आवर, यानी कि एक घंटे में हमारी 60 यूनिट्स बनती हैं प्रोडक्ट वन की। और जो प्रोडक्ट टू है उसकी बनती हैं 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स पर आवर। अब जो फोर्थ कंस्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट वन है उसका सेलिंग प्राइस है 13 रुपीज़ एंड प्रोडक्ट टू है उसका है हमारा 11 रुपीज़। ये हमारी कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, यानी कि दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। अब इसमें कहीं भी ये नहीं बताया कि हमारा जो क्वेश्चन क्या है उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल पर डे फॉर बोथ प्रोडक्ट्स इज 1575 पाउंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका रॉ मटेरियल की कंस्ट्रेंट। आगे बढ़ते हैं। द टोटल स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल प्रोडक्ट इज 1500 फुट स्क्वायर। तो यानी कि जो हमारा स्टोरेज स्पेस था उसी में की कंडीशन में कि उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना है, 1500 फुट स्क्वायर है। और जो हमारी कैपेसिटी है प्रोडक्शन रेट की वो भी दे रखी है, द मैक्सिमम ऑफ 7 आवर्स पर डे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। यानी कि ये हो गया हमारा जो प्रोडक्शन रेट था उसका हो गया लिमिटेशन, यानी कि तीनों की हमें एक मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन मिल गई इस क्वेश्चन के बाद। फिर क्या बोल रहा है, all products manufactured are shipped out of the storage area at the end of the day. Therefore, the two products must share the total raw material, storage space, and production. The company wants to determine how many units of each product to produce per day to maximize its total income. ठीक है भाई, अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस तरह बनेगा। बस आप लोग इन्वॉल्व हो, आप लोग थोड़ा रिप्लाई करो तो फिर समझ आएगा कुछ आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा, आप लोग देखते रहोगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। बताओ इनको ही बताया आपने, आप ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन क्लियर है? बताइए क्वेश्चन का एम क्या है, जो हमारा फंक्शन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज का? सर मैक्सिमाइज का बनेगा सर, मैक्सिमाइज का बनेगा, क्यों? क्योंकि सर इसमें इनकम है ना सर, हम इनकम को तो मैक्सिमाइज करते हैं। इनकम को मैक्सिमाइज करते हैं। देखो इसमें इसने कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि जो हमारी इनकम है वो हमें मैक्सिमाइज करनी है, यानी कि जो हमारा ये सेलिंग प्राइस है इट शुड बी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो यही तो है जो हम सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग होगी, आपको वही फिक्स वर्ड नहीं मिलेंगे हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन बात वही है कि आपको जो इनकम है उसी को मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज ना करके उसने मैक्सिमाइज इनकम वर्ड बोल दिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा मैक्सिमाइज टाइप का।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। अब तुम्हारा स्टेप फर्स्ट है वो क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द डिसीजन वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो क्या है। तो कुछ ही मान रखते हैं हम लोग, हमारे पास चॉइस है, हम लोग चाहे एक्स मान लें चाहे वाई मान लें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें उन्होंने एक्स एक्स टू मान रखा है। हम लोग मान लेते हैं कि जो एक्स वन है वो हमारे प्रोडक्ट वन की यूनिट्स हैं, और जो एक्स टू है वो टोटल यूनिट्स हैं हमारी प्रोडक्ट टू की, राइट। तो अब देखो जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना सेलिंग प्राइस है, जो हमारा प्रोडक्ट वन है उसका सेलिंग प्राइस 13 है, और जो प्रोडक्ट टू है उसका सेलिंग प्राइस हमारा 11 है। तो 13 इंटू एक्स वन प्लस 11 इंटू एक्स टू, ये क्या हो जाएगा टोटल हमारा सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रही है? यानी जो भी हम लोग इन दोनों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 13 एक्स वन प्लस 11 एक्स टू, ये बन जाएगा हमारा टोटल इनकम। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 13 एक्स वन प्लस 11 एक्स टू, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आपकी क्लास में क्विज आया होगा अभी, आ गया? सर देख रहे हैं सर अभी तो। चेक करिए, क्विज आया होगा, टाइम हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है विच टेक्निक इज यूज्ड इन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग ए गिवन ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट रिडक्शन अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट। यानी जो हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट यानी कंडीशंस, वो टेक्निक कौन सी है? पहला है आपका क्वालिटी थ्योरी, नंबर टू वेटिंग लाइन, नंबर थ्री बोथ ए एंड बी, थर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। सर अभी नहीं आया सर हमारे पास ये। अभी नहीं आया? नहीं सर। शेड्यूल तो हो चुका है, 12:50 पे ही था, क्यों नहीं गया? सर एक दो मिनट लेट चलो हो जाता है सर ये। कोई बात नहीं, तो मैं मैनुअली कर देता हूँ उसका साइन। वो शेड्यूल करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, सही करो आप। देखो अब आ गया होगा, चेक करो। जितने बच्चे क्लास में हो फटाफट इसको रिस्पॉन्स करो भाई। क्वेश्चन मैंने आप सामने पढ़ दिया है, क्वेश्चन ये फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपके पास शो हो रहा होगा। विच टेक्निक इज यूज्ड इन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग ए गिवन ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट रिडक्शन अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट? क्वालिटी थ्योरी, वेटिंग लाइन, बोथ ए एंड बी, और लीनियर प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक आंसर देना है। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो फटाफट रिस्पॉन्स करो। सर नहीं आया अभी तक। अब तो बेटा आ चुका है, अब तो असाइन हो गया 34 को। आपका नेट रिफ्रेश करो एक बार, इसको रिफ्रेश कर लो क्लासरूम को। अब तो असाइन हो चुका है, देखो दिख रहा होगा आपको भी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, आपको दिख रही है? सर आ गया सर वैसे अभी। आ जाएगा, अब तो हो गया असाइन, मैंने मैनुअली कर दिया ना। एक ने तो रिस्पॉन्स भी कर दिया। आ गया सर, अब आया सर। हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट करिए सब बच्चे, जो बच्चे क्लास में सब लोग करो फटाफट। एक्चुअली इसमें क्या होता है, क्लासरूम में एक सिस्टम है अटेंडेंस का, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अदरवाइज क्या होता है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो सबका यहाँ पे नाम आ जाता है इस तरह से। ठीक है, देखो ये सबके नाम शो हो रहे हैं जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। बट क्या हो रहा है, कई टाइम से कुछ बच्चे कम शो होते हैं इसमें, जो एक्चुअल में हैं लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए क्विज सेफ है आपका, जिस बच्चे ने क्विज सबमिट कर दिया उसकी अटेंडेंस लग गई ऑटोमेटिकली, अलग से अटेंडेंस पे नहीं लेनी उसके लिए। दो बच्चों ने कर दिया है, श्रीकांत और शिवम। बाकी लोग भी करो फटाफट भाई, क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, 15 बच्चे क्लास में हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन ने क्या पूछा है?
छह लोगों ने रिस्पॉन्स किया 15 में से। कोई बाकी लोग क्लास में नहीं हो क्या? श्रीकांत, शिवम, वैभव, सूर्यकांत, विशाल, वंश, वैभव त्यागी। यही आपकी अटेंडेंस है बेटा? जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो वही बच्चे प्रेजेंट है खाली क्लास में? जो लोग नहीं कर पा रहे हैं मेरी खुल रही है सर, नेट स्लो। कोई नहीं बेटा, करो। आपके पास 2 मिनट और हैं, फटाफट करो, आगे बढ़ते हैं। वैभव त्यागी का हो गया। यहाँ पे शो हो रहा है 0 नंबर बेटे आपके। आपको दोनों में रिस्पॉन्स मिल जाता होगा कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। 11 का हो गया है, फटाफट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बारह, 13, 14। एक कोई और रह गया भाई? 15 बच्चे क्लास में हैं। एक कौन रह गया है? फटाफट वो भी करो बेटा, फिर आगे बढ़े। मैं नाम बोल दे रहा हूँ: श्रीकांत, शिवम, वैभव चौधरी, सूर्यकांत, विशाल, वंश ठाकुर। 15 हो गए पूरे, चलो ठीक है। जो लोग भी अभी आए हो फटाफट क्विज कर दो। आई थिंक बच्चे कुछ बढ़ गए हैं। ठीक है, टाइम हो गया है। आप इसको 1:30 तक सबमिट कर सकते हो। जो लोग भी नए आए हो वो लोग कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो हमारा एक सेलिंग प्राइस है वो प्रोडक्ट 1 का 13 रुपीज़ कह सकते हो आप, 13 रुपीज़ है, और जो प्रोडक्ट 2 है उसका हमारा 11 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, मान लिया कि जो हमारा प्रोडक्ट 1 है उसकी में मान ली कि इसकी यूनिट्स हमारी x1 है, और जो प्रोडक्ट हमारा 2 है उसकी मान लिया हम लोगों ने यूनिट्स x2 है। यानी कि जो हमारे नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, x1 इंटू 13 और x2 इंटू 11, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सेलिंग प्राइस, यानी टोटल हमारी इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा था कि इनकम शुड बी मैक्सिमाइज, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 13x1 प्लस 11x2। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारा ईच प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट 1 है उसके बारे में बात कर रहा है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 रिक्वायर्स 4 स्क्वायर फीट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 रिक्वायर्स 5 स्क्वायर फीट स्टोरेज स्पेस। यानी कि जो स्क्वायर फिट जो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस, स्टोरेज स्पेस एरिया, इसकी कंडीशन दी हुई है। तो उन्होंने मान रखी है कि प्रोडक्ट 1 की हमारी x1 है और प्रोडक्ट जो 2 है उसकी हमारी यूनिट्स x2 है। तो टोटल इस कितना होगा स्पेस एरिया हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट 1 लेगा वो लेगा 4 इंटू x1, और जो प्रोडक्ट 2 है वो लेगा 5 इंटू x2। ये दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल हमारा टोटल स्टोरेज स्पेस कवर्ड बाय प्रोडक्ट 1 एंड 2। अब कंडीशन कितनी दी हुई है, कंडीशन दी हुई है इसकी, क्वेश्चन पढ़िए, 1500 स्क्वायर फीट, यानी कि जो टोटल है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1500। तो ये हो गया हमारा पहला कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट उसमें क्या कह रहा है, सिमिलरली ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड 2 प्रोड्यूसेस रिक्वायर्ड 5 एंड 3 पाउंड्स रिस्पेक्टिवली रॉ मटेरियल। तो यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट 1 है उसकी मान रखेंगे x1 यूनिट्स, जो प्रोडक्ट 2 है उसकी मान रखेंगे x2, तो सिंपली हम कर देंगे 5x1 प्लस 3x2। ये हो जाएगा टोटल हमारा रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब उसी कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कितना है, 1575 पाउंड। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1575 पाउंड। ये हो जाएगा हमारा टोटल कंस्ट्रेंट नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं। यस सर। उसके बाद
उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, जो प्रोडक्ट 1 कैन बी प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 60 यूनिट्स पर आवर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट 1 की जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो है 1 घंटे में 60 यूनिट्स बनाने की। प्रोडक्ट 1 के लिए बात हो रही है यहाँ पर। और जो प्रोडक्ट 2 है, आपको समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, 60 यूनिट्स पर आवर, यानी कि देयरफॉर इट मेक्स 1 मिनट और 1/60 ऑफ एन आवर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो बस समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूँ, 60 यूनिट्स पर आवर है तो 1 मिनट टाइम कितना लेगा, 1/60, ठीक है। यस सर, अब यस सर। 1/60 हो गया हमारा, टाइम लेता है 1 यूनिट में, और हमने कितनी यूनिट ज्यूम करी है प्रोडक्ट 1 की, x1 यूनिट्स, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x1 इंटू 1/60, वो लिखा है यहाँ पे x1/60, तो ध्यान देना है वाली बात, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन है ये वाला। सिमिलरली जो हमारा प्रोडक्ट 2 है, इट रिक्वायर्स 1/30, यानी आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट रिक्वायर्स प्रोडक्ट 60, प्रोडक्ट 1 के लिए था 60 आवर्स, सॉरी 60 यूनिट्स पर आवर, और प्रोडक्ट 2 के लिए था 30 यूनिट्स पर आवर। तो जो प्रोडक्ट 1 का हो जाएगा वो बनाएगा 1 यूनिट 1/60 और टाइम में आवर मिलेगा, और ये जो प्रोडक्ट 2 है वो लेगा 1/30 आवर में 1 यूनिट। वो इन्होंने कहा यहाँ पे, जो प्रोडक्ट 1 है उसको मान लिया हमने x1 इंटू 1/60 और x2 इंटू 1/30, तो ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन टाइम, यानी प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 दोनों का जो प्रोडक्ट करने में हमें टाइम लग रहा है वो आ जाएगा हमारा इसका समेशन। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ऑफ 7 आवर्स पर डे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, यानी कि जो दोनों प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन की जो मैक्सिमम टाइम है वो दिया हुआ है हम लोगों को 7 आवर्स, यानी कि जो हम लोगों ने भी लिखा है x1 इंटू 1/60 प्लस x2 इंटू 1/30 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। आप चाहो इसको सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी आप इसको ले सकते हो, और जो लिखा है यहाँ पे इस तरह से देखो, ये x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 15, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये बन जाएगा हमारा कंस्ट्रेंट नंबर 3, ठीक है। तो हमारा पहला कंस्ट्रेंट क्या बना था, पहला हमारा कंस्ट्रेंट ये बना था कंस्ट्रेंट 4x1 प्लस 5x2 लेस देन 1500, दूसरा बना हमारा 5x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1575, एंड थर्ड कंस्ट्रेंट बन गया हमारा x1 प्लस 2x2 लेस देन 420। तीनों क्वेश्चन क्लियर है आपको, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली द कंपनी कैन नॉट प्रोड्यूस इन नेगेटिव क्वांटिटी, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये आपको क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होगा, कहीं दिया भी नहीं होगा, ये आपको हमेशा अपने आप लिखना होता है बाय डिफॉल्ट। जो भी उन्होंने x1 x2 माने हैं दे बोथ आर नॉन जीरो नॉन नेगेटिव, ठीक है। वो आपकी कंडीशन आपको जब लिखोगे इस तरह तो आप लिख सकते हो, ये आपका टोटल फंक्शन बन गया जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था 13x1 प्लस 11x2, ये हो गया टोटल हमारा सेलिंग प्राइस, दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। हमारा एम क्या है, टू मैक्सिमाइज इट, तो उन्होंने मैक्सिमाइज कर दिया। उसके बाद जो हमारे कंस्ट्रेंट, तीनों कंस्ट्रेंट बोले दिए हम लोगों ने, ये हमारा रॉ मटेरियल के लिए था, स्टोरेज के लिए था, और ये था हमारा थर्ड वाला टाइम के लिए, कि जो हमारा मैक्सिमम टाइम है। ये हो गया हमारे तीनों कंस्ट्रेंट, और जो लास्ट में लिखा है मैंने, ये अपने आप आपको लिखना है बाय डिफॉल्ट, x1 एंड x2 बोथ आर नॉन नेगेटिव, यानी कि ये दोनों हमारे होने चाहिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो बस ये इसको हम लोग बोलते हैं LPP, जिसका फुल फॉर्म है लीनियर प्रोइंग प्रॉब्लम। ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर का कंप्लीट हो चुका है, आपने इसको फॉर्मुलेट कर दिया, और जो अगला स्टेप है वो होता है इसको सॉल्व करना। हमारे पास जो है आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, हमारे पास 2 मेथड है, ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली। अगर ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े फिर। यस सर। कोई डाउट है क्वेश्चन में, कहीं कुछ पॉइंट समझ में आया हो, दोबारा पूछ लो अभी, बताओ भाई, कोई पॉइंट रिपीट करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो थर्ड एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा आप लोग अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को पढ़िए, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आपके ब्याह पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग 5 मिनट इसको थोड़ा सा करके इसको सॉल्व करके भेजो, ठीक है। जिसका हो जाए, मुश्किल से 5 मिनट लगने हैं अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है तो, जिसका हो जाए मुझे सिंपल कॉपी पे लिख के व्हाट्सअप कर दो ऑफिशियल ग्रुप पे अपने, या मेरा पर्सनल नंबर आपका है हुआ, आप मुझे उस पर भी कर सकते हो।
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन हमारा है ये, फॉर्म प्रॉब्लम है, खेती प्रॉब्लम है, खेती की। इसमें कह रहा है द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सजेस्टेड द फार्मर टू स्प्रेड आउट एटलीस्ट 1400 kg ऑफ स्पेशल फॉस्फेट फर्टिलाइजर and not less than 7200 kg of special nitrogen fertilizers to raise the productivity of the crops in his field. यानी इसने दो कंडीशन दे दी कि जो हमारा फास्फोरस है फॉर इट शुड बी एटलीस्ट 1400, यानी कि जहां पे आपको वर्ड दिख रहा है एटलीस्ट, यानी कि कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। तो ये हो गया आपका फास्फोरस के लिए एटलीस्ट 1400 एटलीस्ट of phosphorus fertilizer and then 72 not less than। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एटलीस्ट यहाँ लिखा है नॉट लेस देन 7200 kg ऑफ स्पेशल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। दोनों की बात एक ही है, यानी कि दोनों में ये कह रहा है कि इससे कम ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों में कंडीशन दे दी कि वर्ड अलग अलग हैं बट दोनों का मीनिंग एक ही है कि दोनों की मिनिमम कंडीशन इतनी है, इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं हो सकता। राइट, फिर क्या बोल रहा है, देर आर टू सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग दीज मिक्सचर्स ए एंड बी, बोथ ऑफ दीज आर अवेलेबल इन बैग्स ऑफ वेइंग 100 kg ईच। यानी दोनों के हमारे पास जो दो बैग हैं ए और बी, उन दोनों का वेट जो है वो हमारा 100 kg है एंड दे कॉस्ट 14 रुपीज़ एंड 24 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। यानी दो बैग हो गए हमारे पास, बैग ए और बैग बी, दोनों का वेट 100 kg है और जो बैग ए है उसकी कॉस्ट 40 रुपीज़ है और जो बैग बी है उसकी कॉस्ट 24 रुपीज़ है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए मिक्सचर इट कंटेन्स फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू 20 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो मिक्सचर हमारा है, मिक्सचर ए जो हमारा बैग है वो कंटेन्स फॉस्फोरस नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू 20 kg एंड 80 kg। यानी कि जो बैग ए है उसमें जो हमारा दोनों कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह समझिए 20-80 का है। सिमिलरली जो हमारा बी बैग है उसमें जो हमारा मिक्सचर है वो कंटेन है 50 kg ईच, यानी कि उसमें जो दोनों की क्वांटिटी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की वो हमारी इक्वल 50 kg, दोनों में सेम है। ठीक है ना, इन दोनों में हमारा वेट जो है दोनों बैग बी वाले बैग में इक्वल है, जितना हमारा नाइट्रोजन है उतनी हमारा फॉस्फेट भी है। फिर क्या बोल रहा है लास्ट में, राइट दिस इन एलपीपी एंड डिटरमाइन हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फार्मर शुड बी बाय इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अब इसको फटाफट आप लोग पढ़ो एक बार और थोड़ा सा कोशिश करो कि अपने आप इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर सको आप। ठीक है, तो इसको मैं कराता हूँ। क्वेश्चन अगर क्लियर है तो फिर आप लोग स्टार्ट करो, और अगर कुछ डाउट हो मुझसे पूछो, क्वेश्चन समझ ना आया हो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब इसकी चीज़ और होती है कि आप जिस क्वेश्चन को इसमें जैसे पूछ रहा है कि आप इसको फॉर्मुलेट करिए और उसको सॉल्व भी करिए। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो आपको पता है, मैंने ग्राफिकली और मैथमेटिकली हैं। तो ग्राफिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और फिर उसमें से हम लोग निकालते हैं कॉमन फिजिबल रीजन। ये जो आपका क्विज है मैं उसके बता रहा हूँ, अभी जो क्विज आपका आने वाला है इसके बाद। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों को सेटिस्फाई करता है, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन या सोल्यूशन रीजन। उन्हीं में से हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, वही पॉइंट देगा हमारा ऑप्टिमम वैल्यू। जो सोल्यूशन रीजन है, फिजिबल रीजन है, उसमें आप कोई पॉइंट लो, सारे पॉइंट्स आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, बट उसमें से जो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू आएगी, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम एज पर रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो हम लोग चेक करते हैं अलग अलग कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो जो हमारी जो लोग कर्व प्लॉट करते हैं ग्राफिकल मेथड में, उसको हम बोलते हैं फीजिबल रीजन, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग देखेंगे उसको अगली क्लास में देखेंगे, अगर टाइम मिला तो अभी स्टार्ट करेंगे। डिपेंड करता है कि आप लोग क्वेश्चन को कितना कर पा रहे हो। इस बच्चे का हुआ भाई पूरा?
क्लास कर पा रहे हो बेटा या मैं कराऊँ फिर उसको बताइए? सर ट्राई करें सर, 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। अच्छा करो 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 करो, रिस्पॉन्स करते रहो, बस तुम्हें पता चलना चाहिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, वरना फिर मैं करूँगा। 3 मैंने लास्ट क्लास में कराया थे, तीसरा क्वेश्चन आज ये है, तो 6 क्वेश्चन हो गए आपके फॉर्मुलेशन को। आई थिंक 6 क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसको करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ग्राफिकल पे। टाइम अभी है हमारे पास, बढ़ सकते हैं लोग आराम से आगे। इस बच्चे क्वेश्चन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन क्लियर ना हो रहा तो पूछो मुझसे एक बार। अगर क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे आधे पेज के होते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो सिर्फ 5 लाइन का सोल्यूशन निकल के आता है हमारा, वही हमारे बन जाते हैं 5 नंबर आराम से, बढ़िया, कोई बिना किसी दिक्कत के। बट क्वेश्चन अगर क्लियर है सिर्फ तभी हम लोग कर पाएंगे उसको फॉर्मुलेट। एक छोटा में देता हूँ, जैसे तो जब क्वेश्चन को कभी करो ग्राफिकल या जब भी कोई फॉर्मुलेशन क्वेश्चन आए तो हमेशा एक छोटी सी टेबल बनाया करो, उस टेबल में पूरे क्वेश्चन को समराइज कर लिया करो, ठीक है ना। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास टेबल बन जाएगी इस तरह से, हमारे पास 2 टेबल बना लो आप। एक बन जाएगी हमारी ए के लिए, एक बन जाएगी हमारी बी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन लिखते रहो और यहाँ पे उनकी लिखते रहो वैल्यू। तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो वापस टेबल में मैंने क्वेश्चन ने किया था, तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हमारे एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, समझ में आ रही है। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास जो टेबल बनी हुई है तुम तुरंत क्वेश्चन में देखेंगे हाँ इसका जो कंडीशन कितनी दे रही है, अच्छा इसकी 4 दे रखी है, इसकी 5 दे रखी है, तो तुरंत हम लोग कर देंगे 4x1 + 5x2 लेस देन इक्वल टू जो भी हमारी कंडीशन दी हुई है यहाँ पे ले लेंगे आगे 1500 या जो भी व्हाटएवर यहाँ जो भी दिया हुआ है आप इसमें ले सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक हैबिट की बात है, अगर आपको इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन में गलती के चांस बहुत कम। किसी का हुआ भाई? सर हुआ है सर, 1 मिनट मैं आपको भेज दूँ सर। हाँ व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं चेक कर लूँगा। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा? जहर तय कह रहा मेरा माइक खराब है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे व्हाट्सएप कर दो आप, मैं देख लेता हूँ। सर आपको भेजा सर मैंने अभी। हाँ किसने भेजा है, नाम बताओ बेटा अपना? श्रीकांत सर। श्रीकांत, ठीक है। एक्स एंड बाई, ठीक है, 40x, गुड, ठीक है, गुड, सही है आपका। और किसी ने भेजा भाई? बस एक ही बच्चा पढ़ रहा क्लास में भाई, इसका मतलब यही है, बाकी लोग सिर्फ क्लास सुन रहे बैठे बैठे। जब तक क्वेश्चन अपने आप से नहीं करोगे बेटा तब तक कोई फायदा नहीं है ना। कुछ 2 आने वाला होगा, उससे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको पढ़ रखा है, साफ साफ कह रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं उनका प्राइस दिया हुआ है आपको 40 एंड 24 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो बैग ए है उसका कॉस्ट 40 है और जो 24 है वो है बैग बी। तो वो सीधी सी बात मान लेंगे कि जो हमारी क्वांटिटी बन जाएगी बैग ए के लिए वो जाएगी x1 और जो बैग बी है उसकी हो जाएगी हमारी x2। तो जो हमारी नेट कॉस्ट हो जाएगी 40 इंटू x1 + 24 इंटू x2, ये हो जाएगी टोटल हमारी कॉस्ट, यानी हम लोग परचेज करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है कि हम लोगों को जो भी चाहिए ये चाहिए मिनिमम कॉस्ट पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो फंक्शन बनेगा हमारा वो बनेगा मिनिमम टाइप का, यानी कि मिनिमाइजेशन टाइप का। देखते हैं वो चीज़ सेम है, मिनिमम z = 40x1 + 24x2। तो ये क्या हुआ, ये होगी टोटल हमारी कॉस्ट, यानी कि जो हम लोगों को खर्च करना है टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स ए एंड बी।
उसके बाद क्या बोल रहा है, कंस्ट्रेंट बोल रहे हैं हमारे, द अबव ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। सीधा उन्होंने स्लाइड दे दिया है यहाँ पे। तो जो हमारा जो पहला कंस्ट्रेंट है वो क्या कह रहा है कि फॉस्फोरस के लिए पढ़ते हैं, it contains phosphorus and nitrogen equivalent to 20 kg and 80 kg। यानी कि जो हमारा बैग ए है उसमें हमारी कितनी फास्फोरस है 20 kg, और जो बैग बी है उसमें कितनी है 50 kg। तो यहाँ पे लिखा है साहब बैग बी कंटेन्स इक्वली वैलेंट ऑफ 50 kg ईच, यानी कि बैग बी में हमारी जो 50 kg फास्फोरस है, 50 kg हमारी नाइट्रोजन है। तो जो हम लोग कंडीशन बनाएंगे वो बनाएंगे, हमारे पास डायरेक्टली है फॉस्फेट की दी हुई है और दी है नाइट्रोजन कंडीशन दी हुई है। तो हम लोग पहले बनाएंगे फॉस्फेट के लिए। जो फॉस्फेट है हमारा वो कितना दिया हुआ है बैग ए में 20 के जी दिया हुआ है यहाँ पे, और जो बैग बी है उसमें दिया हुआ है हमारा 50 के जी। तो 20x1 प्लस 50x2 ये कर जाएगा टोटल फॉस्फेट इन बैग ए एंड बैग बी। और जो इसकी मैक्सिमम कंडीशन कितनी दे रखी है कि इट शुड बी एटलीस्ट 1400, यानी कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो 1400, इससे ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों का समीशन। तो हम लोग लिखेंगे 20x1 प्लस 50x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर 20x1 प्लस 50x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4800। यानी कि ये हो गया हमारा फॉस्फेट के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो बन चुकी है। सिमिलरली ऐसे देखो आप, जो हमारा क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन जो हमारी बैग ए में है वो कितनी है 80 kg है। 80 kg हमारी बैग ए में है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 80 kg बैग ए एंड 50 kg इन बैग बी। तो सर नीचे क्या बनेगी 80x1 प्लस 50x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7200, यानी कि जो कंडीशन हुई है नाइट्रोजन की। देखिए यहाँ पर 80x1 प्लस 50x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7200। ठीक है भाई, और कुछ दिया इस क्वेश्चन इसके अलावा? सारे पॉइंट्स क्लियर हमारे कवर हो गए? ठीक है, तो जैसे हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, आप इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हो कि मिनिमम z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 24x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये हो गया हमारे कंस्ट्रेंट हो गया 20x1 प्लस 50x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4800 एंड 80x1 प्लस 50x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7200। जो लास्ट वाला कंस्ट्रेंट है ये आपको हमेशा अपने आप लिखना है, x1, x2 आर नॉन नेगेटिव, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज। तो सिर्फ मुझे एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया है, उसका सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है ये बन गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, एलपीबी कंप्लीट हो गई आपकी। अब फटाफट आपके पास एक क्विज आया होगा, इसको कर लीजिए आप लोग। मार्क्स मैं सही कर देता हूँ, मार्क्स आपके 1000 हो गए जबकि ये 10 होना चाहिए। 10 मार्क्स का है ये। हाँ जी, तो इसमें कह रहा है जैसे आपको मैंने बताया था, इफ फिजिबल सोल्यूशन सेटिस्फाइज ओनली कंस्ट्रेंट ओनली नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन बोथ ए एंड बी, डी कह रहा है ए बी एंड ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो फटाफट ट्राई करिए आप लोग जो भी क्लास में बच्चे हो। जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फिजिबल सोल्यूशन सेटिस्फाई। मैंने आपको क्या बताया अभी, फिजिबल सोल्यूशन उसको बोलते हैं जो हमारे कंस्ट्रेंट और जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है उसको फुलफिल करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग फिजिबल सोल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर है सी। अभी जब से मैं ग्राफिकली कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड फिजिबल। ठीक करते रहिए, जो लोग क्लास में एक्टिव हो करो उसको फटाफट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आई थिंक समझ आ गया होगा, अगर किसी को डाउट हो तो पूछो वरना हम लोग आगे बढ़ें। क्लास क्वेश्चन क्लियर है आपको ये? यस सर।
ठीक है, तो हमारे पास 10 मिनट है, हम लोग फटाफट थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड, जो जो आपको क्विज दिया मैंने उसी बेस्ड। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये ग्राफिकल मेथड है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रॉब्लम दी होती है एलपीपी की, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू एन इक्वेशन। यानी कि जो आपका क्वेश्चन था, आपने अभी तक जो भी सॉल्व क्वेश्चन किए हैं, देखो ये वाले इस तरह के, आपके सामने जो ये इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, जैसे आपको लिखा है ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हमें पहले कन्वर्ट करना होता है इनटू ए इक्वलिटी, यानी इनटू ए इक्वेशन। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल फॉर्म कर देंगे खाली एज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी जैसे इक्वेशन बन जाएगी, इस इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, हमारे पास दो एक्सिस होंगी, एक्स और वाई। एक चीज़ और है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए ही वैलिड है। जो उसकी कंडीशन है वो ये है, ग्राफिकल मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 वेरिएबल्स ओनली। ठीक है भाई, यानी कि जैसे अगर हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे तो हम लोग इसको जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे ग्राफिकली, से हम लोग जाना पड़ेगा मैथमेटिकली मॉडल में, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको पहला से हमारा क्या है, कन्वर्ट किया इनटू इक्वेशन, यानी जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी उनको हमने इक्वेशन में प्लॉट किया। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप था, इन इक्वेशंस को हमने प्लॉट किया ग्राफ पेपर पे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मान के। हमारे पास जो भी वेरिएबल है x1 x2 p q r, जो भी आप मान सकते हो, आपकी चॉइस है, उन्होंने प्लॉट किया। उसके बाद जो हमारा कॉमन रीजन है, अब जो कॉमन फिजिबल रीजन है वो कैसे आता है, यानी कि जो आपके दो कंस्ट्रेंट हैं, वो ध्यान से सुनना। अब जो आपने प्लॉट कर चुके हो, अब आप देखोगे कि हमारे जो ये कंस्ट्रेंट उनका साइन क्या है। अगर हमारा कंस्ट्रेंट का साइन लेस देन टाइप का है, बुझिए ध्यान रखना हमेशा, अगर हमारे कंस्ट्रेंट का साइन लेस देन टाइप का है, तो जो भी हमारा फिजिबल रीजन होगा वो होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्या बोला मैंने, अगर हमारा कंस्ट्रेंट का साइन लेस देन टाइप का है तो होगा ऑलवेज अवर टुवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर हमारा जो कंस्ट्रेंट का साइन है वो हमारा है अगर ग्रेटर देन टाइप का, देन जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो मैं तो फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। बस आपको जो मैंने जो 3 बताएंगे, आपको बस 3 याद रखनी है। पहला क्या है, आपको कन्वर्ट करना है इनटू इक्वलिटी से इक्वेशन में, इक्वेशन को प्लॉट किया आपने, और फिर आपको कॉमन फिजिबल रीजन आपको चूज करना है। वो आपको मैंने बताया 2 पॉइंट्स हैं, अगर लेस देन टाइप का है तो आपका रीजन जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, अगर आपका ग्रेटर देन का है तो जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, छोड़ दो भी, हम लोग कल डिस्कस करेंगे जब हमारी क्लास होगी। अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2। कंस्टेंट दिया हुआ है, पहला कंस्टेंट हमारा है x1 लेस देन इज इक्वल टू 6, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, और ये दी हुई हमारी नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब जो ये नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब आपको अब समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा था कि जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा, कि अगर वो हमारा सोल्यूशन कभी भी नेगेटिव आ जाता है, मान लीजिए आपकी एक्स वैल्यू नेगेटिव आ गई, x माइनस 10, यानी कि जो हमारा x माइनस 10 आ गया, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो जो भी सोल्यूशन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग सोल्यूशन हमारा फीजिबल नहीं है, दैट सोल्यूशन इज नॉट फीजिबल, राइट। तो जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा वो हमेशा आना चाहिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट में वो लिखते हैं हमेशा नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी हमारा सोल्यूशन आए वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है देन इट्स फीजिबल, अदरवाइज सोल्यूशन इज नॉट फीजिबल। ठीक है भाई, तो हमारे सामने 3 कंस्ट्रेंट हैं, 1 2 3। इन तीनों कंस्ट्रेंट को हम लोग ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। पहला स्टेप क्या था, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू इक्वेशन। आपको पता है x1 इज इक्वल टू 6, एक सिंपल सी लाइन आएगी, कैसी आएगी बताइए। सर ये मतलब पैरेलल आ जाएगी सर इसके, ये बिल्कुल पैरेलल आएगी, x2 के पैरेलल आएगी। अब चाहे x2 पे आप कितनी भी वैल्यू दो, x2 पे आप 1 2 3 4 कितना भी दो, आपकी x1 बिल्कुल फिक्स आएगी, x1 इक्वल टू 6। तो देखो वो आपकी लाइन आ गई यहाँ पर, ये x1 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कंस्ट्रेंट। अब देखो इस पे क्या कह रहा है, इसमें जो कंस्ट्रेंट का साइन है वो कैसा है, लेस देन टाइप का है। तो यानी कि मैंने क्या बताया, जब लेस देन टाइप का होता है तो होता है हमारा एरिया
ऑफ फिजिबल रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन कहाँ है हमारा, ओरिजिन ये है, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये हमारा एरो का मतलब यही है, जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा वो होगा हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो क्या कह रहा है, 2x1 प्लस 3x2, इसको प्लॉट कर लेंगे। एक सिंपल सी लाइन है, आपको पता है ड्रॉ कैसे करते हैं एक लाइन को। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। हमारे पास कंडीशन बन जाती है कि हम लोग पहले इसको मान लें 0, x1 को मान लें तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी x2 की। फिर हम लोग x2 को 0 मान लें तो वैल्यू निकल आएगी हमारी x1 की। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला दो आप, आपके सामने एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी लाइन बन गई कुछ इस तरह से, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 90। ठीक, अब चूंकि देखो इसका भी जो कंस्ट्रेंट का साइन है वो कैसा है, लेस देन टाइप का है, यानी कि जो हमारा फिजिकल रीजन आएगा वो भी हमारा आएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि जहाँ पे हमारा ओरिजिन है। ये आपको मैं तीनों अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, बट क्वेश्चन में आपको ये एक ही क्वेश्चन के अंदर करने होते हैं, एक ही ग्राफ के अंदर, ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाए, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। तो हमारा ये सेकंड कंस्ट्रेंट भी हो गया, सिंबल हमारा था लेस देन टाइप का, दैट्स वाई जो सोल्यूशन बनेगा हमारा वो बनेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर है। ऐसे ही हमारा जो थर्ड कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, पहले x2 को 0 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी x1 इज इक्वल टू 8, फिर x1 को 0 कर देंगे तो निकल आएगा हमारा x2 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे 0,8 और 8,0, 2 पॉइंट्स आ गए, दोनों को मिला दो आपकी एक लाइन खिंच जाएगी, वो आपकी लाइन ये रहेगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए आपको, जो मैं बता रहा था आपको भी, 0,8 और 8,0 लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब जो कंसीडर साइन क्या है, साइन हमारा इसका लेस देन टाइप का है, तो यानी जो सोल्यूशन बनेगा हमारा वो बनेगा इस तरह, ये देखिए लाइन के लेफ्ट में टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन फॉर दिस कंस्ट्रेंट। ऐसे ही जब हम लोग तीनों कंस्ट्रेंट को एक साथ ड्रॉ करेंगे एक ही कर्व में इस तरह से, ठीक है, तो जो इनका कॉमन फिजिबल रीजन है, यानी इन तीनों कंस्ट्रेंट का अलग अलग जो हमारे एरिया थे उनमें से जो कॉमन निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा ये वाला। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन फिजिबल रीजन, यानी कि जो हमारे सारे कंस्ट्रेंट हैं उनमें जो हमारा कॉमन एरिया है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, तो जो मैं आपसे कह रहा था कि फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन वो है जो आपका कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन इन दोनों को फुलफिल करता है, उसे बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन। यानी कि जो हमारा ये मैंने आपको शो किया है इस पॉइंट से, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप पिक कर लो, उस पॉइंट की वैल्यू आपका जो सोल्यूशन है, जो फंक्शन है, उसको सेटिस्फाई करेगी, बट वो वैल्यू आपकी ऑप्टिमम है, यानी कि वो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, कि फंक्शन हमारा जो मैक्सिमाइज टाइप का है, तो हमें इन x/2 की ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस बीच में कहीं पॉइंट्स बना करके जो हमारे ये कॉर्नर पॉइंट्स थे ये वाले 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग लोकेट कर लेंगे। जब हम लोग उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे तो बस हमें इजीली इसको दिख जाएगा ग्राफ पेपर पे। अगर हम लोग ग्राफ पेपर पर नहीं सही से ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आपके सामने कैलकुलेटर होगा, उसमें इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, आप 2 इक्वेशन उसमें टाइप करिए, आपको जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी आपकी इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन की। ठीक है, आप उसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपके सामने प्रॉपर्ली आपने इसके लेके ड्रॉ नहीं किया तो। ठीक है, तो जैसे आपके सामने सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, उन कॉर्नर पॉइंट्स को आप इन फंक्शन में रख के देखोगे, इन पांचों पॉइंट्स में जिसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका आंसर, सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए मैंने इस तरह दिखाता हूँ, ये आपके सामने जो कॉमन फिजिबल रीजन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन। जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो मैं लिख रखे हैं यहाँ पे A B C D E। इस दोनों को मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 5,3, फिर इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 6,2। ठीक है, इसको चाहो तो आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, 2 इक्वेशन 2 अननोन है, आप सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लीजिए। या फिर अगर आपने प्रॉपर्ली बिल्कुल नीटली आपने ग्राफ प्लॉट किया है तो आपकी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, चॉइस आपकी। उसके बाद क्या करा मैंने, ये पांचों पॉइंट्स को मैंने पुट करके देखा इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो मेरी वैल्यू सबसे मैक्सिमम आई, देखो यहाँ पर 46 द मैक्सिमम, तो जिस फॉर्म में मेरी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो हो जाएगा मेरा सोल्यूशन, यानी कि x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 3, द मैक्सिमम वैल्यू या कहा जाए ऑप्टिमल वैल्यू इज 46। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं ग्राफिकली।
तो आई थिंक कुछ समझ में थोड़ा बहुत आपको आया होगा, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि टाइम कम था। अगली क्लास में लोग उसको डिटेल में देखेंगे, आराम से करेंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। अभी तक आप लोगों ने 2 स्टेप देख लिए हैं। पहला स्टेप था फॉर्मुलेट करना, पहला स्टेप था उसको सॉल्व करना। ठीक है भाई? यस कुछ सर। क्या कुछ डाउट हो तो पूछो, उसमें कोई पॉइंट समझ में आया हो कैसे किया मैंने? अरे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर, क्लियर है सर। चलो अभी हम लोग अगली क्लास में इसको और आराम से करेंगे, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी कराया अभी। ठीक है, होपफुली आप लोग कर लोगे आराम से, मुझे लगता है इसमें। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्लास को ही फिनिश कर सकते हैं। जो क्लास ओके सर। ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी समय भी तो आप मुझे, आप सबके पास मेरा नंबर है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो एनी टाइम। बट कंडीशन मेरी ये है कि जैसे मैंने कुछ बुक्स वगैरह डाली हैं क्लासरूम पे, आप अभी क्लासरूम देखिएगा, यहाँ पे मैंने बुक्स डाल दी हैं इसकी। एक बुक की इंडस्ट्रियल सर ने डाल रखी थी, एक मैंने डाली किरण गुप्ता, ये ओआर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, इस पे जाइएगा आप, उसको देखिएगा। यूनिट 5 में मैंने कुछ नोट्स डाले थे, कुछ पीपीटी डाल रखी हैं, उसको भी देखिएगा, आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? अगर आपको कोई डाउट आता है तो ओके सर। ठीक है बेटा। तो फिर जी क्लास सर। यहीं पे ओवर करते हैं आज। ओके सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।